नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके कुरकुरे बैच में, जिसमें कि आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के महामैराथन का तीसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपको पता है साथियों कि हम लोग लगभग 3-3 यूनिट, 2-2 यूनिट, 4-4 यूनिट ऐसे कर करके सारी चीज़ें खत्म कर रहे हैं। लगभग 7 से 8 यूनिट हमने खत्म कर लिए हैं। आज हम लोग 11 यूनिट तक चलेंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न का धुआं उड़ाएंगे साथियों, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस से देखने को मिल जाता है। आप लोग कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस है या प्रश्न हमारे में नहीं आया है, तो मतलब हम ऐसे ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर जिक्र करेंगे साथियों। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और एक उम्मीद लेकर हम यहाँ पे आपके समझ चाहते हैं कि हमारे सारे प्रशिक्षु इस वीडियो को बिल्कुल जुनून के साथ शेयर करेंगे कि ऐसे प्रशिक्षु बाद में न जुड़ें यह बोलने के लिए कि सर हमको शायद ये प्लेटफॉर्म मिला होता पहले तो हमारी बैक नहीं आती। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपको यह सारे के सारे प्रश्न बहुतों जगह, अनेकों जगह मिलेंगे जहाँ भी आप बैठना चाहते हैं, सीटेट, यूपीटेट, ग्रुप डी, कहीं भी। लेकिन आपके डीएलएड से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं, तो ऐसे में आप सभी से विनम्र विनती है भाई फोकस करके पढ़ाई कर लें, एग्जाम आपके सर पे है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से, क्योंकि हमने कल साधारण ब्याज तक देखा था। आज चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, उसको देखेंगे, प्लस आगे चलेंगे सेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, शेयर, बट्टा, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, कितने प्रकार के खाते होते हैं, कितने प्रकार के आपके बचत खाते, मतलब कितने प्रकार के खाते होते हैं, कितने प्रकार के चेक होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे भैया किस पर, आपके जो गुणनखंड है, गुणनखंड के बाद सेट पर आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग से विनती है कि इसको शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, जिससे कि और भी हमारे भाई बहन जुड़ सकें। साथियों एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे कि आपका अगर सेकंड सेमेस्टर मैथ में बैक है तो आप आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर 3 बजे से कराया जा रहा है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आज दूसरा लेक्चर आएगा, कल पहला आया था, आज खत्म हो जाएगा। लगभग 4 साल 5 साल के पेपर हैं, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। थर्ड सेमेस्टर के भी पेपर कराएंगे, कल सभी लोग तैयार रहेंगे। तभी 2-3 क्लास आने के बाद हम कराएंगे। उसके बाद एलसीएम में और प्लस भाग वाले विधि में बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो वो भी क्लियर करेंगे। चलिए 100 का पहला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चे देखेंगे पहला प्रश्न, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से प्रश्न को अपने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जिनको नहीं दिख रहा है वो देखेंगे ध्यान से। 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए। देखिए इसके लिए फार्मूला एक होता है साथी, आपको फार्मूला भी अप्लाई करने हैं। जब आपसे पूछा जाए 2 वर्षों का डिफरेंस, 2 वर्षों का डिफरेंस, अंतर किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है पी आर का स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर इक्वल टू सी आई बड़ा होता है हमेशा, और माइनस एस आई। यह करना है आपको जब भी यह पूछा जाए कि 2 वर्षों का हमें अंतर बताइए CISI में, ठीक है। इसके लिए फुल कॉन्सेप्ट हमने CISI का और प्लस साधारण ब्याज का यूपी टेट वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। बहुत सारी चीजें उसमें बताएं, बहुत शॉर्ट मेथड, बिल्कुल क्षण भर में आंसर आ जाए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो उसके लिए फार्मूला होता है पी आर का स्क्वायर इंटू आर प्लस में 300 बटे के 100 का क्यूब बराबर वही SI और CI माइनस कर देंगे, यह वाला। मतलब अगर पूछा जाता है आपसे CI माइनस SI, अगर आपसे 3 साल का डिफरेंस पूछा जाता है CISI में तो यह वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर 2 साल का पूछा जाता है तो आप यह वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 साल का पूछा गया है, तो बस दोनों साल का आप यहीं पे पुट कर देंगे, कर दीजिए पुट। जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर क्या नंबर कटे, भाई नंबर कहाँ कटेगा, फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आया है, हमने बेसिक क्लास में बता रखा है। पी की वैल्यू इसमें कितना दिया है, 100 दिया है, 100 का 10%, पी की वैल्यू कितनी है 100, आर की वैल्यू कितनी है 10%, तो 10 का स्क्वायर, नीचे क्या है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। आपसे पूछा ही रहा है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए, तो SI CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज निकाल लीजिए कितना आएगा। देखिए ऊपर बचा 100 और 10 का स्क्वायर 100, नीचे कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, एक के आगे 1 2 3 4, यह हो गया। अब 4 जीरो ऊपर भी है, 4 जीरो नीचे भी है, काट लीजिए, कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा, 1 बचेगा। यह हो गया हमारा पहला प्रश्न। बताओ जो भी प्रश्न डाउटफुल है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, अभी जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम बहुत सर पे है, फटाफट आप लोग अगर सारी क्लास देखे हैं बेसिक, अगर ना भी देखे हों तो आपसे विनती है कि भैया आप देख लेंगे, ठीक है ना। देखते हुए चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। तो आपको पता है भैया फार्मूला, बिना फार्मूले के भी हो जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला बताना है यहाँ पर। A बराबर P + 1 P × 1 + R/100
के पावर में n होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर देखिए हमको बताना है a की वैल्यू, a ही होता है हमारा मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो यहाँ पर p की वैल्यू दिया है 500, तो 500 रख लीजिए इंटू 1 प्लस में p, r की वैल्यू कितना है 10% है, तो 10/100 कर लेंगे आप। पावर में n है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो निकाल दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा 500 इंटू, यहाँ से एक जीरो काट लीजिए, 10 से कम 10 के 11, 11/10 का होल स्क्वायर। आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब 500 इंटू 11/10 इंटू 11/10, इस दोनों जीरो को ऐसे उड़ा दीजिए। अब देखिए 11 × 5 = 55, या फिर 11 × 121 हो गया। इसमें 5 का गुणा करना आसान है, 5 × 5, 5 दूनी 10 को 0, हाथ में 1, 5 × 5 = 6, 605 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5, ठीक है ना। यह चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न, चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। बस थोड़ी सी अगर आप लोग सहयोग कर दें ना, सुबह आता है सीटेट का क्लास, बस थोड़ी सी सहयोग कर दें तो सच में मज़ा ना आ जाएगा तो कहना साथियों। ऐसे चैनल को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं साथी, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होता, आपको वो चीज़ें दी जाती हैं जो सच में आपके लिए बना ही नहीं है। बता रहे साथी, यह हम ये नहीं कहते प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मतलब कि अच्छा तो है ही अपने आप में, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऐसे देते हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। समझ रहे हो ना। बस मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। 200 का 2 वर्ष का 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। वही चीज़ इसमें भी है, लगा दीजिए फार्मूला A = P × 1 + R/100। ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा, याद रखना भाई। P की वैल्यू 200 है, 200 कर दीजिए इंटू 1 + R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 10 है, तो 10/100 कर लीजिए। 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल ऊपर। अब इसमें कभी कभी आपसे पूछ देगा कि भैया आप CI बताइए। CI के लिए फार्मूला आपको पता है भैया, बताए थे, A बराबर होता है P प्लस में CI होता है। तो यहाँ से CI निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, A माइनस में P, यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे A निकालिए, यहाँ पे 200 बचा तो 200 गुणे, यहाँ पर देखिए एक जीरो जीरो से गया, 10 से कम 10 से 11, 11/10 का होल स्क्वायर, यानी 200 गुणे 11/10 गुणे 11/10। यह दोनों इससे गया, 11 × 121 का 2 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 242, ठीक है ना। 121 का जब 2 में गुणा करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2 × 2, कितना हो जाएगा 242। अब ये 242 हमारा A आया है, अमाउंट आया है। आपसे पूछा क्या गया है CI, मान लीजिए CI इसमें नहीं दिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया आपसे ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, CI पूछा गया है। तो CI के लिए A आपको पता है भाई कितना है, A है हमारा 242 माइनस P कितना है हमारा 200 है, तो आ जाएगा कितना, राइट आंसर 42 आ जाएगा, ठीक है भाई 42। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। देखिए, ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 676 हो जाएगा। किस धन का, मतलब कि आपको P बताना है इस बार। तो A बराबर कर लीजिए, A बराबर P × 1 + R/100 के पावर में n हो जाएगा। इस बार हमको क्या बताना है, P बताना है। 676 हो जाएगा, तो मतलब कि A पूछ रहा है 676, A 676 हो गया। और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे लिखा है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे। 2 वर्ष है, यहाँ पहले P लिख लीजिए, 1 + R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 4% है, तो 4/100 कर लीजिए। और 2 n है 2, तो 2 यहाँ पर लगा लीजिए। बस आप पुट करिए, क्योंकि 4 से सब 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो 25 से कम 25 से 26/25, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं P × 26/25 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे चीज को आप इस साइड लेकर आएंगे, इधर P निकालना है हमको, तो P बराबर 676 गुणे, जब इस पूरे प्लेटफॉर्म को आप इधर लेकर आएंगे तो 25 ऊपर जाएगा और 26 नीचे होगा। अब आपको अगर केयर होगा, अच्छे से ध्यान होगा, हमने स्क्वायर कराया था 60 तक, क्यों कराया है 25 तक, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको पता है 26 का स्क्वायर ही होता है 676, तो 676 तो पहले से एक है, और 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर 676 होता है। इसको ऐसे से काट लेंगे तो बचेगा 625, आपका राइट आंसर हो जाएगा P। यही पूछा था हमसे, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सब बहुत आसान प्रश्न है भाई, यह प्रश्नों समझ लीजिए अब शायद बड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके DLED में हैं, आपके यूपीटेट में भी आएंगे, सीटेट में भी आएंगे, और आज आते हैं तो बच्चे पता नहीं कैसे कैलकुलेशन में गलत करके आते हैं। बहुत आसान है ना, इस वजह से। ज्ञात कीजिए कि कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्र धन 441 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमको लगाना होता है % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 41 का 2 वर्ष के लिए निकाल देते, लेकिन आपको कैसे लगाना है साथी, देखना है ऐसे। देखिए, A बराबर P × 1 + R/100 करना है, पावर में n करना है। A दिया है 441,
ए दिया है 441 और पी दिया है 400, पी दिया है 400 दिया है। 1 प्लस आर की वैल्यू कितना दिया है नहीं पता, आर निकालना है, बटे 100 कर लीजिए। एन का वैल्यू कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, ठीक है ना। अब 400 को इधर लेकर आएंगे तो 441 बटे 400 बराबर में 1 प्लस आर बटे के 100 कर लेंगे, आप के स्क्वायर कर लेंगे। इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए, जब रूट ले लेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर आ जाएगा हमारा इस तरह रूट आ जाएगा। यह 441 21 का स्क्वायर होता है और 400 किसका होता है 20 का होता है, बराबर 1 प्लस आर बटे के 100 कर लीजिए, ठीक है ना। इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो 21 बटे के 20 माइनस में 1 बराबर आर बटे के 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए 20 से कम 20, 21 माइनस 20 करेंगे तो 1 बटे 20 आएगा, यानी कि 1 बटे 20 बराबर हो जाएगा आर बटे 100 के, आर बटे 100 के। इसको इससे काट दीजिए, 2 पचे 10, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है कि नहीं, ठीक है, यह ठीक है। अब यहाँ पे यह देखना है, अगर हमको निकालना होता ऐसे तो हम कैसे निकालते, देखिए 441 यहाँ पे लिखते और 400 यहाँ पे लिखते हैं। 2 वर्ष का है तो हम रूट ले लेते, दोनों तरफ रूट लेते तो यहाँ पे आता हमारा 21, यहाँ पे आता 20। अब 20 21 आता है, देखिए बहुत सिंपल तरीके, बहुत साधारण तरीके से लगाना होता है, बहुत फटाक से, जिसे बोलते हैं फटाफट ट्रिक। तो ट्रिक यह है, देखिए हम एक बार इसको इरेज कर देते हैं फिर लगाते हैं। देखिए ट्रिक वाला सिस्टम, यह तो आपको ऐसे लगाना है डीएलएड में, लेकिन ऐसे लगाना है आपको रिपीटेड सीटेड में, इस तरह से। 441 इधर है, 400 इधर है, यह हमारा ए था, यह हमारा पी था। तो हमने क्या लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, ये आ गया 21, ये आ गया 20, दोनों का अंतर कितना है 1, एक अंतर है। हमेशा पी पे निकालते हैं तो पी 20 ले लेंगे, गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, 20 25 100, 5% आ गया। देखिए 2 सेकंड में आ गया ऐसे आंसर, है ना। तो इस तरह से ट्रिक था, लेकिन ट्रिक नहीं, आपको पहला वाला नियम फॉलो करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्या बोला है, एक नगर की, देखिए दोनों प्रश्न समान है, एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है बस। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या 14 मतलब 1,40,000 है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है, मतलब ए पूछ रहा है आपसे, P इंटू 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में n है। तो देखिए ए की वैल्यू हमें पूछ रहा है, जो इस समय नगर की जनसंख्या जो कितनी है 14 लाख, मतलब कि 1,40,000 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी यह बताना है। 10% के रेट से बढ़ रहा है हर साल, तो ए बराबर 1,40,000, 1,40,000, एक मिनट, 1,40,000, ठीक है भाई, 1,40,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कितने रेट से बढ़ रहा है, 10% के रेट से बढ़ रहा है। कितने साल के बाद हमको बताना है, 3 साल के बाद बताना है। देखिए 3 साल लिखा हुआ है, 2 साल पूछेगा तो 2 साल। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखिए 1,40,000, 1,40,000 इंटू ये 10 को इससे काटेंगे, 10 से कम 10 के 11, 11 बट्टे के 10 का होल क्यूब हो गया। यहाँ पे 14 आगे 3 4 0 गुणे 11 बटे के 10 गुणे 11 बटे के 10 गुणे 11 बटे के 10। देखिए 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गया। अब हमको पता है 140 का गुणा करना है किसमें, 11 गुणे 11 गुणे 11। देखिए बहुत आसान ट्रिक बताते हैं 11 का गुणा करने। पहले हम इस 11 को इसमें गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को जो है ना यहाँ पे लिख लेंगे, इस 0 को लास्ट में लिख लेंगे। 4 1 5, 4 प्लस 0 4, मतलब ये आ गया। अब बचा 2 ठो 11, 11 गुणे 11। अब एक इस 11 का गुणा करने के लिए फिर हम वही काम करेंगे, एक लास्ट वाला यहाँ पे लिखेंगे, इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे। 5 1 6, 5 4 9, 4 प्लस 0 4, ये आ गया। फिर अब एक 11 बचा, इस 11 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका लास्ट में 1 है तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है भाई। एक यहाँ पे देख लेते हैं, 5 1 6, 5 4 9 और 4 4 0 4, यहाँ पे 0 था ना भाई, यहाँ पे 0 था। ये देखिए 1 यहाँ पे लिखा गया और 0 यहाँ पे लिखे हम, है ना। 1 यहाँ पे लिखे और 0 यहाँ पे लिखे, तो 5 1 6 हुआ, 5 4 9 हुआ, 4 प्लस 0 4 हो गया। अब इसी तरह सेम 1 यहाँ पे लिखा गया और ये 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है भाई। अब इस 11 से गुणा करने के लिए देखिए रूल है यह, तो 6 1 7 हो गया, 9 और 6 कितना 15 को 5 कैरी 1 हो गया, और 9 6 15 हो गया, 9 4 9 4 13, 9 1 10 13 को 3 कैरी 1 हो गया यहाँ पर, और 4 प्लस 0 4 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 4 3 5 1 6 7 1 8 1, इतना हो जाएगा जनसंख्या 3 साल बाद। वैसे आप गुणा कर सकते हैं अपने तरीके से, यह ट्रिक है, हमने ट्रिक बहुत बार पढ़ा रखा है। आप आएंगे नीचे तो लिखा होगा ऑल एग्जाम जीके और प्लस मैथ ट्रिक, नीचे प्लेलिस्ट बनाया गया उसका। तो इस तरह से आप देख पाए कि 18 मतलब 1,86,340 हो जाएगा 3 साल बाद, 10% के रेट से। पहले कितना था, 1,40,000। अब आपसे पूछ सकता है कि कितना बढ़ा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, लगभग 40,000 कितना बढ़ जाएगा देख सकते हैं, 1,86,000 है, मतलब कि 46,340 बढ़ जाएगा। आप माइनस करके देख सकते हैं। बस अब इसी का रिवर्स देखिए यहाँ पर दिया है नीचे वाला, ये वाला प्रश्न देखिए, इसी का जस्ट रिवर्स दिया है।
अब बाद में दे दिया है 3 साल बाद कितना हुआ जनसंख्या वो दे दिया है, पहले 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है इसमें, है ना। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा ये वाला। देखिए 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की कमी होती है, ये चीज़ याद रखना। यदि नगर की जनसंख्या 3610 है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद। देखिए नगर की जनसंख्या कितना है, 360 है, तो लगा दीजिए वही फॉर्मूला, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे के 100 के पावर में n। देखिए एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की कमी होती है, 5% कमी होती है। प्रेजेंट यदि नगर की जनसंख्या 3610 है तो देखिए 3610 है तो 1 प्लस 5% की कमी हो रही है, 5% की कमी हो रही है, यानी कि 5% की कमी हो रही है। देख लेते हैं अभी 5% की कमी हो रही है। 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है, यानी कि 2 यहाँ पे चढ़ा देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यह होगा हमारा राइट आंसर। अब यह आ जाएगा हमारा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, ठीक है ना, यह बताने हैं हमको। चलिए लगाइए फटाफट, हमारे सारे प्रशिक्षु लगाएंगे इसको। अच्छा 2 वर्ष कितनी थी, ये तो बाद में हो जा रही है, 2 वर्ष बाद की है ना, तो यहाँ पे P तो निकालना है हमको, P निकालना है, 3610 दिया हुआ है, यह ऐसा लगेगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि ये कमी हो रहा है, इस वजह से माइनस किया गया है। चलिए निकालिए, तो 3610 बराबर P की वैल्यू P रहेगा, इसमें से 5 दूना 10, यानी कि 20 से कम 20 से 21 बटा का, सॉरी 20 से कम 20 माइनस है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो 19 बटा 20 आएगा, 19 बटे 20 का स्क्वायर होगा। अब इस पूरे को पलटी मार दीजिए, इधर 3610 यहाँ ऊपर 20 हो गया, नीचे हो जाएगा 19 का स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर बराबर P होगा। अब आप सभी को पता है 19 का स्क्वायर ही होता है 361, तो 3610 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 बराबर P। 361 से 10 बार में चला गया यह, तो 400 के आगे 10 गुणा कर दीजिए, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 गुणे 10 यानी कि 4000। बताओ कंप्लीट है क्वेश्चन, ऐसे लगेगा अभी, ठीक है ना। बताना भाई मज़ा आया प्रश्नों में कि नहीं, मज़ा आया तो आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, देखते हैं और प्रश्न है कुछ अलग सा प्रश्न है तो उस पर आ जाते हैं। चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं, आप घर से करके हमको बताएंगे भाई, ठीक है ना। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, इसको आप करके कुछ 4-5 प्रश्न देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। इतना हमने कराया 6-7-8 प्रश्न। अब 6-7-8 प्रश्न हम आपको देते हैं, चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हों चाहे वह साधारण ब्याज से जुड़े हों, वो आपको करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए देखिए फटाफट, पहला क्वेश्चन लिखिए। 100 रुपये पर 2 वर्ष का, पहला प्रश्न लिखिए, 100 रुपये का 100 रुपये पर 2 वर्ष का, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं भाई, नहीं तो फिर डांट सुनना पड़ सकता है हमें। देखिए भाई 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक 3% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। सिंपल इंटरेस्ट बताना है। फटाफट आप लोग अपना कमेंट अभी दे देंगे या फिर वीडियो खत्म होने के बाद देंगे। चलिए 400 रुपये पर 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से, 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। ब्याज मतलब साधारण ब्याज और मिश्र धन बताइए, यानी कि अमाउंट बताना है। फटाफट बक दीजिएगा सारे प्रशिक्षु, ये कल हम बता चुके हैं, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा भाई। 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज, 7200 यानी 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 1080 रुपये है, 1080 रुपये है, इतना है, ठीक है ना। ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर ज्ञात करें, फटाफट ज्ञात करिए ब्याज की दर। चौथा प्रश्न छापिएगा, चौथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में
₹200 का 3 गुना हो जाएगा। यह भी प्रश्न हमने कल बताया गया, ऐसा ही प्रश्न कल बताया गया था। 200 रुपये का 3 गुना, 3 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब कि जो आपका पी है 300 रुपये है और जो अमाउंट हो जाएगा वो इसका दुगुना मतलब कि 3 गुना 600 रुपये हो जाएगा। मतलब ए आपको दिया है और पी दिया है और परसेंटेज दिया है, समय पूछ रहा है। भैया ब्याज पूछा गया है तो मतलब साधारण ब्याज ही निकालना है हमको, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक और प्रश्न लिखिए। 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 400 रुपये का 5% वार्षिक, ये सब होमवर्क है भाई, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों हमारे पास 2 डाउट आया है, एक तो एलसीएम एचसीएफ का पूरा क्लास कराने का, और दूसरा है भाग वाला, जो भाग विधि से हम लोग देते हैं ना, भाग विधि से निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, जो भाग विधि से निकालते हैं वह। तो इन दोनों डाउट को हम बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट वीडियो में खत्म करने वाले हैं। आप लोग भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता दें, कौन से चैप्टर फिर से पढ़ाने हैं उसको पढ़ाएंगे। पूरा सब कुछ पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर से डाउट है तो बता सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न लीजिए होमवर्क में। 500 रुपये का, छापते रहिए आप लोग भाई, पेन कॉपी लेकर बैठिए। 500 रुपये का आंसर भी बता सकते हैं तो आंसर बताते रहिए, जैसे और बच्चे बता रहे हैं। 4% का वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज, एवं साधारण ब्याज के अंतर ज्ञात कीजिए। अभी बताया गया भाई, यह तो अभी बताया गया, ऐसा प्रश्न अंतर वाला, वही पी आर स्क्वायर बटे के 100 का स्क्वायर बराबर CI बड़ा होता है माइनस SI होता है ना। अगर आपसे ऐसा थ्योरेटिकल प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा दर है जिसको ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं, तो बताएंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज देना होता है। बस यह चीज़ है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष के लिए भी हमने बता रखा है। चलिए भाई, अब थोड़े से आ जाते हैं बेहतरीन प्रश्नों की दुनिया में। ठीक है भाई, अब थोड़े से हम आपको बताते हैं कि बैंक के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही ज़रूरी है बैंक के बारे में जानना। बैंक की जानकारी देखिए, सबसे पहले आपको बैंक की जानकारी, बैंक क्यों खोला गया आप खुद बताओ। अगर आपसे आ जाता है प्रश्न बैंक क्यों खोला गया, तो बैंक इस वजह से खोला गया, पहले देखते थे डकैती बहुत होती थी, घर में डकैती हो जाती थी, और मतलब कि जो दादा दादी रहते थे बहुत परेशान होते थे, मतलब अपने पैसे को जहाँ पे सोते थे वहीं पे गाड़ के रखते थे, है ना। इस तरह से घर में आपने सुना होगा कि भाई पैसे डोलते हैं, आज यहाँ पर घर बन रहा है, खुदाई हो रही है, बहुत बड़ा सा खुदाई हो रहा है, वहाँ पर बहुत 2-3 कंडाल पैसे निकले, 2-3 टन पैसे निकले, 2-3 हंडे पैसे निकले, ऐसे आप सुनते होंगे अपनी जगह, है ना। तो उस समय क्या होता था साथी, यह सब उस वजह से देखने को हमको मिलता था, जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर सारी चीज़ें डोलती हैं, आप यहाँ पे आज पैसे गाड़े हुए हो नीचे, तो वो हो सकता है डोल कर दूसरे के घर में चले जाएं, है ना। तो होता है, जैसे कि कोई मान लीजिए खुदाई करा रहा है, घर बनवा रहा है, बहुत पुराना है घर, उसको गिरवा उरवा कर मस्त तरीके से बनवा रहा है, तो नीचे से निकल जाता है। तो ऐसे ही लोग करते थे गुंडों से, या फिर कह लीजिए कि जो डकैती होती थी, उससे बचने के लिए अपने पैसों को जहाँ पे सोते थे उसी जगह गाड़ देते थे। ऐसे में डकैती वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती थी, कम क्या, वो सब समझ जाते थे कि हाँ बुढ़िया जहाँ सोई है उसी जगह पैसे काटा गया है, तो खोद कर निकाल ले जाते थे। और हर जगह आपने सुना होगा कि आपके दादा दादी मतलब बताते होंगे आपको कि ये सारी चीज़ें होती थी। अब उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए बैंक आया। बैंक में क्या हुआ कि जो सरकारें हैं वह भी अपना मुनाफा चाहती हैं, बैंक भी मुनाफा चाहती है। जैसे कि आपको एक तरह से आह्वान किया गया, आपको निमंत्रण दिया गया बैंकों द्वारा कि आप आइए, अपने पैसे को यहाँ पे जमा करिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, उस पर ब्याज देंगे, और आप खुश हो गए भाई कि आपका पैसा घर पे पड़ा रहेगा तो बढ़ेगा थोड़े, उसके पास पंख थोड़े लगाए, बढ़ जाएगा। लेकिन आप जब बैंक में जमा करेंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, जिससे कि कुछ इंटरेस्ट दें, 4% 5% ऐसे इंटरेस्ट लगाकर आपको दिया जाने लगा। तो इससे कि बहुत सारे हमारे भारतवासी या फिर पूरे विश्व में वो लोग बैंक की तरफ अट्रैक्ट हुए और बैंक में अपने पैसे जमा करने लगे, बैंक में पैसे जमा करने लगे, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारी जनता पैसे अपना बैंक में जमा करती है। उसके लिए आपको पता है कि आपके यहाँ भारत में केवल देखा जाए तो राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं 14 बैंक है, वैसे प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, 14 हैं। पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था हमारे भारत में बैंकों का, इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1969 में।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है हमारा 1980 में। उस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, तो बता देंगे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, है ना। इस तरह से आपको पूछा जाता है कभी। यह था बैंक। अगर आपसे पूछा जाता है बैंक की जानकारी, बैंक क्यों खोला जाता है, तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि पहले का और अब का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या देखिए, अब लोग सोना भी रखते हैं। सोना का जब सोना वो रखते हैं, गोल्ड अपना रखते हैं वहाँ पर, तो उनको कुछ वह एक तरह से उनको यह सेफ्टी देता है, बैंक सेफ्टी देता है कि आपके जो गोल्ड है, आपका गोल्ड हमारे पास सेफ रहेंगे। उसके लिए आपको एक तरह से सिग्नेचर करके, मतलब आपका मान लीजिए 40 लाख का सोना है, तो 40 लाख का सोना आप जमा कर दिए। इतना सोना आप घर में रखे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेगा, लेकिन आपको एक मात्र छोटा सा पेज दे देगा, वह इस प्रकार से पकड़ा देगा पेज, उस पर साइन कर देगा और गवर्नर का साइन होगा कि भैया आपका 40 लाख का जो सोना है हमारे बैंक में पड़ा है। अब आरबीआई को पता है क्या फायदा होगा, बैंक को जो बैंक में आप जमा करेंगे वैसे आरबीआई ही जमा कराती है, तो जिस भी फाइनेंस बैंक में आप जमा करते हैं अपने 40 लाख के सोने को, अब बैंक क्या करेगा, अब बैंक यह समझ जाएगा भैया उसके पास 40 लाख का सोना पहले से रखा हुआ है, तो अब 40 लाख कैश रुपए वो किसी को भी दे देगा तो उसका घाटा नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि उसके पास 40 लाख का सोना है और आपसे फिक्स डिपॉजिट करा लेगा 10 साल के तक। 10 साल तक ये सोना आपके पास, मतलब कि आपके बैंक में रहेगा, जो कि सुरक्षित रहेगा। 10 साल बाद हम निकालेंगे। तो इस तरह से वो 40 लाख का सोना रखवाकर 40 लाख रुपए क्या करेगा, आवंटित कर देगा, बांट देगा जनता में, जिससे कि वो इंटरेस्ट लेगा। वो 40 लाख का इंटरेस्ट लेगा, वो आपके सोने को कैश में बदल रहा है। समझ रहे हैं ना, है तो आपका सोना ही, आप जब चाहोगे तब सोना मिल जाएगा, लेकिन आपके सोने को कैश में बदलकर वो जनता में बांट दे रहा है, ब्याज कमा रहा है। इससे बैंक को भी फायदा होगा और आपका सोना भी सुरक्षित रहेगा। समझ रहे हैं ना। अब 2 चाबियां देता है वह, एक चाबी अपने पास रखता है, एक चाबी आपको देता है। उसमें यह देखेगा भी नहीं, उसमें दराज होता है, मतलब कि थोड़े जो आप घर में देखते हैं दराज होते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो इस तरह के सारे सिस्टम होते हैं। उसमें आपको चाबी पकड़ाया जाएगा, आप खुद सोना रखोगे, अपना जहाँ रखना होगा रख दोगे, चाबी बंद कर दोगे। एक बिल्ला होगा, उस नंबर को आपको याद रखना होगा। वैसे भी आपके पास एक नोटिस रहेगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अब इतना ज़्यादा 40 लाख का सोना रखने से अच्छा है कि एक आपको पेज मिल गया। अब उस पेज को आप कहीं भी रख लो अच्छे से, सुरक्षित ढंग से, अपने जहाँ पे कागज पत्र रखते हो। तो इस तरीके से भी हम इसको बोलते हैं गोल्ड रिजर्व, है ना। तो इसको भी अब तरह से सरकार बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा सरकार इस पर प्रेशर बना रही है, जिससे कि घर में बहुत सारी चीज़ें न रहें, हमारे पास सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं, है ना। तो कागज पत्र वाला व्यवहार खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो रहा बैंक की जानकारी। बताओ, अगर पूछा जाता है हम बैंक क्यों जाते हैं, बैंक हम खाता खोलने जाते हैं, बैंक हम एटीएम लेने जाते हैं, बैंक हम पैसा जमा करने जाते हैं, बैंक हम पैसा निकालने जाते हैं, बैंक हम एटीएम के फॉर्म जमा करने जाते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं ना। बैंक की जानकारी हो गया। बैंक हम उधार लेने जाते हैं, मतलब बैंक हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो बैंक से पैसा लेने जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं भाई। चलिए, बैंक में खाता खोलना कैसे खुलेगा। बैंक में खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऐसे कस्टमर होने चाहिए, मतलब एक ऐसे संबंध वाले होने चाहिए, जो भी आपका, जो कि जैसे हमारा खाता खोलना है तो हम मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है, वह क्या किया, गोविंद चौधरी मेरा एक दोस्त है, तो वो क्या किया भैया, उनसे बोला गया कि भाई हमारा खाता खोलना है, आपका खाता है इसमें, तो बोले हाँ मेरा खाता है। तो हम कहें कि भैया हमारे साथ चलो, तो हम एक तरह से उनको एक तरह से रखते हैं ना पीछे से बैकअप के लिए, कि भाई अगर उसमें चाहता है कि भैया बैंक बोलता है खुद, आप एक सत्यापित करिए कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति सत्यापित होने के लिए आपको पहले एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जिसका खाता हमारे बैंक में है, जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि आपको हमारे बैंक का जो धारक एक है आपको पहले से जानता है। तो इस तरह से वह हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपना सिग्नेचर किया, अपना अकाउंट नंबर डाला, अपना आधार कार्ड नंबर डाला हमारे जो बैंक का जो हमने खाता खुलवा रहे हैं, जिससे कि यह पता चल सके बैंक को कि हाँ हमको कोई और पहले से जानता है इस बात को। समझ गए ना। तो जिससे कि हमारा खाता खोलने में बहुत आसानी होगी और खाता तुरंत खुल जाता है। इस प्रकार से खाता खोलने का पूरा प्रारूप था। आप अपना ब्रांच डालोगे, अपना नाम डालोगे, अपना सिग्नेचर करोगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, ये सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं खाता के प्रकार। खाता के कितने प्रकार होते हैं तो बताएंगे। खाता के 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। पहला है बचत खाता। जो बचत खाता होता है यह किस उद्देश्य से खोला जाता है साथियों, यह एक तरह से मध्य आय वर्ग के व्यक्ति खोलते हैं इसको, और यह इसमें 500 रुपये जमा करना होता है, फिर उसके बाद आपका खाता खुलता है। और यह एक तरह से कह लीजिए कि खाता जो होता है साथियों, यह आपका पहले 1000 रुपये खुलता था, 500 भी खुलता था, है ना। इस खाते को मध्यम वर्ग के लोग खोलते हैं जो कि अपने पैसे आदान प्रदान करते हैं। दूसरा चालू खाता की बात करेंगे। चालू खाता जो होता है साथियों, इसमें आपका क्या होता है
जितनी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, वह खोलते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब, जैसे हमारा प्लेसमेंट हुआ था ट्रेनिंग के लिए 2019 में जब बीटेक हमने पास किया था, तो उसमें जब हमारा प्लेसमेंट हुआ था तो वहाँ पर हमको एक तरह से ऐसे बैंक, ज़्यादातर इन कंपनियों से वैसे बैंक अटैच होते हैं जो कि प्राइवेट बैंक होते हैं। जैसे एडीबी, हमारा एडीबी था, और नाबार्ड तो नेशनल खेती मतलब कृषि के लिए है, नाबार्ड नहीं। एडीबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, और एक और होता है साथी बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। तो ये सारे के सारे जो बैंक हैं आपके प्राइवेट बैंक हैं। ये प्राइवेट बैंक उन कंपनियों से ज़्यादा अटैच होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो हमारे एक तरह से भारतवासी के युवाओं को रोजगार देते हैं। तो इस तरह से उनके में अकाउंट खोला जाता है, जिससे कि वो कंपनियों से अटैच रहें, अपना आराम से सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलते रहें। ठीक है ना। तो यह चालू खाता किसके लिए होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए होते हैं, जो कि अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं। ठीक है, उनके द्वारा खोला जाता है। ठीक है ना। इसमें नगदी लेन देन नहीं कर सकते आप, नगद इसमें लेन देन नहीं कर सकते हैं, याद रखना है, नगद नहीं लेन देन कर सकते इसमें आप, ये चीज़ें याद रखना है। अब आ जाता है सावधि जमा खाता। जो सावधि जमा खाता होता है साथियों, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा होता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है। बैंक खाता धारक को प्रमाण पत्र प्रदान करता है, बैंक जो है खाता धारक को प्रमाण पत्र प्रदान करता है कि भैया आपका जो पैसा है इतने साल तक हम फिक्स किए रहेंगे। इसे बोला जाता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट। आप 4 साल के लिए अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने पुत्र के पढ़ाई के लिए, अपने बेटे के पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 साल 6 साल ऐसे आप जमा करवा देते हो, फिक्स डिपॉजिट हो गया मेरा पैसा, इतने साल बाद इस पैसे को हम निकालेंगे, है ना, उसकी आयु के लिए। उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है अच्छा खासा। इसके बाद आवर्ती संचयी जमा खाता। आवर्ती संचयी जमा खाता जो होता है साथियों, जैसे आप लोग गांव घर में देखते होंगे कि सहारा, जिसके इस समय हेड हैं, उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी पूरी की पूरी सहारा जो है खत्म कहानी पे आ गई है। अब उसमें फंड वंड कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से सुब्बा राव, हाँ एस सुब्बा राव उसके जो हेड हैं, एस सुब्बा राव, उनको जेल में बंद किया गया है। मतलब बहुत सारे वो मतलब धोखाधड़ी वाला सिस्टम है पूरा का पूरा। तो इस तरह से सहारा जो है, तो सहारा में साथी आप देखेंगे, सहारा में लोग 5 रुपये रोज का, 10 रुपये रोज का, कितने लोग 50 रुपये रोज का, 500 रुपये महीने का, 1000 रुपये महीने का, ऐसे जमा करते हैं। तो यह बोला जाता है कि भैया यह हमारा होता है आवर्ती या फिर संचयी जमा खाता। यह हो गया चौथे टाइप का। पांचवा टाइप है साथी पांचवा टाइप है अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क खाता मतलब कि वैसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम के होते हैं, उनके माता पिता के संरक्षण में उनका खाता खोला जाता है, उसको बोला जाता है अल्पवयस्क खाता। ठीक है। इसके बाद आ जाता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है साथी, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं। जैसे बोलते हैं कभी कभी जब बहुत एग्जाम वगैरह के फॉर्म आप भरते हैं तो बोला जाता है बैंक ड्राफ्ट बना के लेके आओ। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, कुछ पैसे आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं, और उनका एक तरह से आप 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना रहे हैं तो 500 रुपये प्लस कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं उनको। एक्स्ट्रा चार्ज देने के बाद बैंक ड्राफ्ट वो आपको बना के देते हैं, लिख देते हैं कि यह हमारा मतलब कि यह जमा, मतलब इतना पैसे का यह बैंक ड्राफ्ट है, एक तरह से कागजी रूपी है, लेकिन 500 रुपये इसका मतलब है। ये कागज थमाएंगे उसका मतलब 500 रुपये होगा। अब जहाँ पर बैंक ड्राफ्ट मांगा गया है कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप अपना फीस सबमिट करिए, तो वह सबमिट हो जाता है। मूल्यवान वस्तुओं का सुरक्षित लॉकर, वही हमने बताया, मूल्यवान वस्तुओं का सुरक्षित लॉकर जो गोल्ड वाला हमने बताया। इसमें क्या होता है, बैंक जहां धन संबंधी कार्य करते हैं, वहीं कीमती वस्तुओं, आभूषणों, दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए भी वो व्यवस्था करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक के पास अति समृद्ध कक्ष होते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सुसज्जित और सुसंगठित, मतलब कभी लीकेज ना हो ऐसे मान लीजिए कक्ष होते हैं उसके पास। उसमें सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। अब ये मत देख लेना मूवी वाला कि हमने भैया गोल्ड जमा किया, आया बैंक में सटा दिया, चल भैया कुल पैसा निकाल, तो अब ये सिस्टम खत्म, अगर बंदूक सटाए ना तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। अब ऐसी सरकारें हैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, खोद कर निकालेगी, जितना ले जाओगे ना उससे कई गुना ज़्यादा देना पड़ जाएगा। फिर ये सारे सिस्टम अब आ चुके हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ आप रखो पैसे, पूरा सुरक्षित गवर्नमेंट सरकार लेती है, गवर्नमेंट देती है। आप आत्मनिर्भर हो जाते हो एक तरह से। कह लीजिए कि आपके पास एक लॉकर होता है, एक अलमारी होता है, उसमें 2 कुंजियाँ होती हैं, एक कुंजी आपके पास होता है, एक कुंजी बैंक के पास होता है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, बैंक में रख ली जाती हैं एक कुंजी, और बैंक के लॉकर में रखी वस्तुओं की जानकारी बैंक वालों को भी नहीं होता है। ये सोच लीजिए, सिर्फ आपको होता है कि कितनी वस्तु आपने रखा है और क्या चीज़ें आप रखें। आप खुद जाके उस बैंक में रखते हैं, और इसका इंटरेस्ट वह कमाता है बैंक, आप नहीं कमाओगे। आपका तो सारी चीज़ सुरक्षित रहेगा, समझ रहे हो ना, लेकिन बैंक इसका इंटरेस्ट कमाएगा। जैसे 50 लाख का हमने बताया सोना आपने जमा किया, तो 50 लाख का जैसे सोना आपने जमा किया, यह बैंक के पास लिखित होगा, लेकिन 50 लाख का आपने क्या जमा किया है, सोना है कि चांदी है कि हीरा है, कौन सी वस्तु है, आप बैंक को नहीं जानकारी है। बस आप बैंक को यह पता रहेगा 50 लाख की चीज़ आपने जमा करके गया है, आप जमा करके गए हैं, उसका एक चाबी आपके पास है, एक चाबी उनके पास है, और आपके पास एक लिखित प्रारूप है
कि बैंक द्वारा मतलब एक स्टाम्प दिया गया आपको कि भैया हाँ हमारे पास 50 लाख की सोना आपके रखा गया है। अब बैंक को यह आगाह हो गया, बैंक उसे उस 50 लाख के सोने को रखा रहेगा, रख कर और 50 लाख कैश में बदलेगा, 50 लाख कैश छापेगा उसके ऊपर और पूरी जनता में बांटेगा, लो भैया आओ। अब हमारा इस पे इंटरेस्ट आएगा, जितना इंटरेस्ट आएगा वो 50 लाख जितने साल तक आप जमा किए रहेंगे लगभग उस पे 4 गुना 5 गुना वो तब तक कमा लेगा पैसा। यही कमाई होती है बैंकों की। धन निकालने की विधियां क्या होती हैं? धन निकालने की दो विधियां हैं, एक निकासी विधि है जो पत्र व्यवहार फॉर्म भर के आप निकालते हो, दूसरा चेक द्वारा निकालते हो। अब पूछा जाता है चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए। एक होता है वाहक चेक या धारक चेक, इसमें क्या होता है बियरर इसे बोलते हैं। वाहक चेक का मतलब होता है साथी यह एक तरह से कह लीजिए यह चेक जिसके नाम होता है सिर्फ वही यह जिसके नाम होता है किसी सड़क के द्वारा पर लिखित धनराशि को, जैसे मान लीजिए हमारे पास चेक है तो उस चेक पे हम चाहते हैं कि भैया किसी से और निकलवा लें तो हम उसमें लिखित दे देते हैं भैया ले जाओ आप निकाल लो। तो हम जिसको लिखित देंगे अपना सिग्नेचर कर दिए इतने पैसे आप निकाल लो तो जाके निकाल लेते हैं, इसे बोला जाता है वाहक चेक। ठीक है। आदेशित चेक का मतलब इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक के नाम उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है जैसे कि जो आप पैसे जमा कर रहे हो सहारा में, तो सहारा क्या काम है भैया कि वह आपके नाम चेक काटेगा, भैया हम ही जमा कर रहे हैं तो हमारे नाम का चेक काटेगा। अब केवल हम ही पैसा निकाल सकते हैं, हमारे घर का कोई व्यक्ति या फिर हमारा दोस्त कोई नहीं निकाल सकता है पैसे, ये चीजें। रेखांकित चेक क्या होती है? रेखांकित चेक का मतलब इसमें दो होता है, एक को नॉट होता है, को नॉट निगेशियबल, एक होता है अकाउंट पेएबल। को नॉट निगेशियबल का मतलब हो गया साथी कि हम हमारे पास मान लीजिए खाता नहीं है तो हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा मंगाते हैं, किसी दूसरे के खाते में मंगाते हैं और उस पैसे को निकालते हैं, मतलब कि हम अपने खाते में दूसरे व्यक्ति का पैसा मंगाकर दूसरे को देते हैं, यह होता है को नॉट निगेशियबल। एक यह होता है कि अगर आप अपने ही खाते में पैसे मंगवाते हैं तो यह चीज़ हो गया। दो चीज़ होता है, इसको बोला जाता है अकाउंट पे ओनली। अब आपसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न पूछेगा बैंक से क्या क्या कार्य होते हैं, तो बता दोगे बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। बैंक में खाता खोलने के प्रारूप बताइए, हमने बता दिया कैसे करना है, एक आदमी को पकड़ना है जबरदस्ती, चल भैया चल मेरे साथ। इसके बाद बैंक से धन कैसे निकाला जाता है, भैया बता दिया गया बैंक से कैसे धन निकाला जाता है। आप फॉर्म सबमिट करोगे, ब्रांच डालोगे, अपना नाम डालोगे, अपना नीचे सिग्नेचर करोगे। भैया देखो बैंक में पैसा जमा करना कोई जा सकता है, आपके अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है, लेकिन निकालने के लिए आपको तो जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई, ठीक है भाई। ओह चलिए अब हम आ गए लॉग वाले प्रश्न पे, फटाफट अब लॉग वाले प्रश्न करते हैं। ये आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर, ठीक है ना। बस 15-20 मिनट और चलेगा, 15 मिनट, इसके बाद हम 3 बजे सभी लोग मिलेंगे, 3 बजे, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे लॉग के कुछ प्रश्न, जैसे कि हम लोग घातांक रूल में समझे थे। देखिए मान लीजिए ए के पावर में एक्स है बराबर हम वाई कर लें, तो ये हमारा बेस हुआ। यह हमारा क्या हुआ, जैसे बोलें कि हम साथी हम बोल देते हैं आपको 64 का आधार 8 पर, यानी कि लॉग, देखिए इस प्रकार से दिया है ना, रुक जाइए मान लीजिए एक हम प्रश्न ले लेते हैं तब बताते हैं। 5 के पावर 4 बराबर 625, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5 है तो ये आधार है हमारा, 5 आधार है तो लॉग 5 लॉग यहाँ पर लिखेंगे 625, लॉग 625 आधार 5 पर बराबर 4, मतलब कि 5 के पावर 4 बराबर 625 होता है। ये चीज़ें मतलब कि इसमें अगर करना चाहें हम क्या करेंगे, लॉग वाई बेस ए बराबर पावर में जो है एक्स, इससे हो जाएगा। अब आपको 2 क्वेश्चन तो इसी का तैयार होगा, एक तो आपको यह दे देगा बोलेगा लॉग में चेंज करिए, एक तो आपको यह दे देगा बोलेगा घात में चेंज करिए। तो घात वाला यह वाला प्रारूप है और लॉग वाला यह, इसको देख लीजिए अच्छे से, यह डीएलएड में एक प्रश्न निश्चित है, ठीक है भाई। अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, आप लोग उसको किस में बदलेंगे, घात में बदलेंगे। फटाफट करिए। पहला प्रश्न लॉग 264 बराबर 6, ये अच्छे से छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको हम कराते नहीं है, बस आपको दे देते हैं, फटाफट कर डालिए। 25 बराबर 2, इसको भी घात में चेंज करना है, चेंज करिए। अब इसको इन दोनों को घात में चेंज करिए आप, और अब आपको लघु गणक में चेंज करना है, लघु गणक में चेंज करिए। पहला प्रश्न क्या है भाई, 64 का आधार 8 पर, इसको लघु गणक में चेंज करिए। 64 का आधार 8 पर, तो भैया इस तरह के प्रश्न में करना, 8 का स्क्वायर बराबर ही तो 64 होता है, तो आधार 8 पर 64 आ रहा है, तो मतलब कि हमारा जो यह होगा यह आ जाएगा लॉग 64 आधार क्या है 8 है बराबर 2। एक चीज ध्यान से समझ लेंगे, जब भी कभी यहाँ पर log 10 और 10 दिया रहा है, बेस भी और log समान होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या होता है, 0 होता है कि 1 होता है, बताओ क्या होता है भाई, 0 होता है, इस बात को याद रखना है। अगर आपसे दे दे साथी यहाँ पर, अगर यहाँ पर दे दे आपको, यहाँ पर 1 दे दे और यहाँ पर 10 दे दे, तो यहाँ पर कितना होगा बताओ,
10 की पावर 0, यहाँ पे 0 आएगा ना, एक मिनट रुक जाना, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 बराबर 1। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा साथी, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पर 1 आता है। जब भी 10 तो 10, जैसे कि log 20 और बेस भी 20, मतलब log 20 बेस 20 दे दे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे दे दे log 2 बेस 2 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इस बात को याद रखना। जैसे कि 2 के पावर 1 करेंगे तभी तो 2 आएगा, लघुगणक में है तो आप इसको तोड़ेंगे घात में तो 2 के पावर 1 बराबर 2, भाई यही तो होगा। 2 के पावर 1 बराबर 2। इसमें देखिए 10 के पावर 0 बराबर 1, यानी कि ये कब होगा, ये हमारा होगा जब यहाँ पर 1 रहेगा, तब यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। और यहाँ पे चाहे जो कर लीजिए, 20 के पावर 0 बराबर 1, 30 के पावर 0 बराबर 1, बेस कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पर 1 अगर आ जाता है तो आपका 0 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह के प्रारूप होते हैं, देखिए 10 के पावर 1 बराबर 10, अगर यहाँ पे हम 20 कर लें, यहाँ पे 20 कर लें और यहाँ पे भी 20 कर लेते हैं, तो 20 की पावर 1 बराबर 20, समझ रहे कि नहीं। तो यह प्रारूप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और प्रश्नों पे चलते हैं। ये आपको करना है, दूसरा प्रश्न आपको क्या करना है, 0.1 का आधार कितना है भैया, 0.1 का आधार कितना है 10 पर, यह बताना है। भैया बता दोगे, आराम से बता दोगे। 1/, इसका मतलब क्या होगा, 1/10 होगा। तीसरा देखिएगा 1/216, 1/216 का आधार कितना होगा, कितना आधार है भाई 6 पर। अच्छा भैया 6 का स्क्वायर है, अब 6 के पावर -2, ये आपको पता है भैया। 216 का मतलब क्या, 216 का मतलब है 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा 6 के पावर -3, 6 के पावर -3 बराबर आपको पता है कितना है, आधार 6 पर, 6 के पावर -3 है। अब 6 के पावर -3 को ही लिखा गया है 1/216। अब आप क्या करोगे, इसको लॉग में बदल दीजिए। लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 6 और यहाँ पर 1/216 बराबर -3, यह करेंगे। या फिर इस 216 को ऊपर लेकर चले जाएंगे और यहाँ से माइनस हटा देंगे, तब ठीक है। ऊपर लेकर जाएंगे तो लिख देंगे इसको 216 के पावर में, 216 के पावर में -3, तब यहाँ पे केवल 3 रहेगा, तब यहाँ पर केवल 3, यहाँ पे -1 लिखेंगे। नहीं तो आप इस वाले प्रारूप को अपनाइए ना, ये वाला सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, मतलब ये आपको करने हैं तीनों। चलिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, घबराने की बात नहीं है भैया। लॉग से लघुगणक में घात से, और घात से लघुगणक में, और लघुगणक से घात में, यह चेंज करने को आता है। चलिए तीसरा चैप्टर, तीसरा हम लोग चल रहे हैं लेकर ना, तीसरा यूनिट। चलिए देखते हैं, अगर सेट वाला हो जाएगा, सेट वाला हो जाना चाहिए, वैसे समय है अभी पर्याप्त, ठीक है ना। अच्छा शेयर क्या होता है और लाभांश क्या होता है, ध्यान समझिएगा। शेयर और लाभांश, यह समझने वाली बात है। शेयर, लाभांश, और एक होता है क्या भैया, एक और होता है ऋण पत्र, ऋण पत्र होता है, ऋण पत्र। ध्यान समझिए तीनों में। यह कौन सा चैप्टर है, यह हम लोग 9वां इकाई नंबर 9 है, शेयर और लाभांश समझ रहे हैं। ध्यान समझिएगा शेयर और लाभांश क्या होता है। इस पर हमने फुल बेसिक लेक्चर बना रखा है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, उसमें 4-5 क्वेश्चन भी कराए हैं। लेकिन यहाँ से आता है थ्योरी तो बच्चे भूल जाते हैं इस पूरे को। देखिए ऋण पत्र, शेयर और लाभांश में क्या अंतर है। जैसे शेयर क्या होता है साथी, शेयर मतलब कि छोटे छोटे बांड होते हैं, बांड। जैसे कि मान लीजिए हम हैं और हमारे एक मित्र हैं, हम और एक हमारे मित्र हैं, हम दोनों सोच रहे हैं भैया एक चलो करंट हेवन नाम का बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म में खड़ा करते हैं। जैसे खड़ा कर दिया हमने, वैसे तो इसमें अकेले हमारा ही शेयर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भैया इसमें किसी और को इसमें लगा लेते हैं, उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं और उनको कहेंगे भैया 5 साल तक आप हमारे साथ काम करो। तो जुनून से काम करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे से, उनसे पैसे लिए हम। लेकिन ये कंपनी जो करंट हेवन कंपनी है, इसको तो हमने बिल्डअप किया है, हमने स्टैंडअप किया है। अब देखना है आपको, जो शेयर है साथी, शेयर जो है क्या होता है, जैसे हम हैं, हमारे मित्र 2-3 मित्र हैं, मान लीजिए 2 मित्र हैं, हम हैं और एक हमारा मित्र है, ठीक है। अब हमने सोचा भैया चलो एक दूध का ढाबा खोलते हैं। ढाबा खोलने के लिए क्या क्या लगेगा, सबसे पहली बात है ढाबा खोलेंगे तो हमें एक जगह चाहिए, थोड़ा सा किराए पर जगह ले लेते हैं कुछ दिन के लिए, जगह ले लिया गया। इसके बाद मान लीजिए जगह तो है मेरे पास, तो जगह की आवश्यकता नहीं है, जगह है तो जगह है। इसके बाद हम क्या करिए भैया, ढाबा खोलने के लिए हमको सबसे पहले गाय की आवश्यकता होगी। मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं है, लेकिन हमने एक बजट तैयार करने के लिए कहा भाई 10 गाय कम से कम लेना होगा, 10 गाय हमको लेना होगा, 10 गाय लेना होगा। और हौदी होता है ना, हौदी जिसमें वो चारा खाती हैं गाय, तो वो बनवाने के लिए हमको भी कम से कम नहीं तो मान लीजिए 1 लाख रुपए लगेंगे। बहुत अच्छा खासा बनाना है, कुछ पे घूसा घूसी कुल मारो टूटेगा नहीं, 1 लाख रुपए मान लो लगेंगे। और चारा, जो गाय के लिए चारा चाहिए, वो भी मान लीजिए 2 लाख रुपए लगेंगे, उस पर 2 लाख लगेंगे। और गाय लाने में हमको 20 लाख लग रहे हैं, 20 लाख लग रहे हैं एक गाय लाने के लिए। तो 20 और 2 एक 3, मतलब कितना हो गया, 23 लाख रुपए हो गए। अब 23 लाख रुपए हमको चाहिए बिजनेस खड़ा करने में।
इसमें कुछ और चीज़ें घटेंगी, बिल्कुल। गाय को पानी पिलाना होगा। अब गाय को पानी पिलाने के लिए मान लीजिए एक वर्कर हमको रखना पड़ेगा। एक वर्कर ऐसा रखेंगे जो कि इसका सेवा करे, समय समय पर दिन भर में 2-3 बार इसको खाना खिलाए, सुबह शाम खाना खिलाए। और अब ध्यान भेज देना यहाँ पे भैया, मतलब कि उस वर्कर को हम बोल रहे हैं भैया तुमको 20,000 रुपये महीने देंगे, 20,000 रुपये महीने देंगे। 20,000 मान लेते हैं, पहले महीने की बात कर ले तो 23 लाख प्लस 20,000, 23,20,000 रुपये हमको बजट में चाहिए, तब जाके हम यह बिजनेस पहली महीने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए 20,20,000 रुपये चाहिए और हमें 2 ही लोग। अब हमने क्या किया भैया, हमने मिलाया कुछ, मान लीजिए हमारे पास 1-2 लाख हैं, 2 लाख हमारे पास हैं, 2-3 लाख मित्र के पास है, इस तरह से 5 ही लाख हो रहा है। तो 5 लाख में हम सोचेंगे भैया कुछ नहीं उखड़ने वाला है, हम एक काम करते हैं, एक बॉन्ड जारी करते हैं, एक शेयर जारी करते हैं, जिसमें कि हम अपने मित्रों को, अपने गाँववासी को विश्वास दिलाएंगे, अपने मार्केट वालों को विश्वास दिलाएंगे, भैया आपको बहुत मतलब 2 से 3 साल के लिए अगर आप हमारे पास पैसे जमा करते हैं तो आपको 4 साल बाद इसका डबल हम देंगे। इस तरह की विश्वास दिलाकर उनको क्या करेंगे, अपना घर द्वार दिखा देंगे, भाई यहाँ हमारा घर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। इस तरह दिखाने के बाद, विश्वास बनाने के बाद उनसे हम पैसे ले लिए 23,20,00,000 रुपए। मतलब मान लीजिए 100, इस तरह मान लेते हैं कि 100 व्यक्तियों ने हमें कुछ पैसे दिए, कुछ मान लेते हैं कि 20,000 रुपये दिए या फिर 10,000 रुपये दिए 100 व्यक्तियों ने। तो इस तरह से देखा गया कि हमारे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। 10,000 रुपये जब दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए, उस पैसे से हमने अपना बिजनेस स्टैंड कर लिया। तो इस तरह से जो 100 व्यक्ति हमें पैसे दिए हैं वही क्या हो गया, हमारा शेयर हो गया साथी। हमने शेयर जारी कितने का किया, वही 10,000 का। 10,000 का एक शेयर है, उसको 100 व्यक्ति ने खरीदा। तो इस तरह से देखेंगे 10,000 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 10 लाख आ जाएगा। अब 10 लाख हमारे पास पैसे आ गए। अब इस तरह से हमको 23 लाख चाहिए, तो मान लेते हैं हम 100 नहीं 200 व्यक्तियों को दे दिए, तो इस तरह हमारे पास 20 लाख आ गए। अब हमारे पास 4-5 लाख हम लोग मिलाकर बना दिए थे, 23 लाख हमारे पास हो गया। अब हम अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस पहले साल में ग्रोथ किया, अब उसका मिल्क होगा, उसका गोबर होगा, गोबर से हम लोग कंडी वगैरह जो बनता है उसको बनाएंगे, प्लस कह लीजिए कि जो उसका दूध होगा दूध को बेचेंगे, प्लस उसके मूत्र का जो होता है बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह बनती है उसको बेचेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें तैयार होने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो अब क्या होगा कि हमारे बिजनेस ग्रोथ करने लगेगा, अब सबको पैसे दे देंगे, विश्वास बन गया, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। तो ये शेयर था साथी। अब लाभांश क्या होता है, देखिए लाभांश का मतलब जो हम और हमारे मित्र ने पैसे जमा किए हैं 23 लाख रुपए, तो पहली बार जो हमारी कमाई हुई मान लेते हैं 46 लाख की हो गई, 46 लाख की हो गई। तो 23 लाख पहले तो हम उन सारे व्यक्तियों को दे देंगे जो व्यक्ति दिए थे, अभी पहले साल नहीं देंगे। मान लेते हैं हम और मित्र मिलकर ही 23 लाख रुपए जमा किए, है ना, हम दोनों से ही 23 लाख रुपए जमा किए। अब ये 23 लाख में हम दोनों अपने अपने पैसे ले लेंगे। मान लेते हैं 20 लाख ये दिया, मतलब 15 लाख ये दिया था, जो बचा था हम दिए थे। तो यह हम दोनों ने अपने अपने पैसे ले लिए। 46 लाख में से 23 लाख हम अपना पहले हम दोनों ने बांट लिया अपना। बांटने के बाद अब जितना बच रहा है उतना ही लाभांश नहीं होगा भैया। मशीन चाहिए, गाय के रहने सहने का, वहाँ मच्छर उच्छर न लगे, अच्छा खासा पानी की व्यवस्था है कि नहीं, फिर चारा खरीद लेंगे, मतलब कि जो मेंटेनेंस का काम होता है वो मेंटेनेंस का काम हम कर लेंगे। करने के बाद भाई बल्टी वल्टी चाहिए दूध दूहने के लिए, 8-10 100 20 40 50 बल्टी ले लेंगे, जिससे कि कभी परेशानी ना हो। जो हमारा कर्मचारी है उसको कम से कम हम 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, खुश हो जाएगा, चकचका के खुश हो जाएगा मस्त तरीके से। और जो मेंटेनेंस है इस सब पर हमारा 23 लाख जो बचा था उसमें से मान लेते हैं 5 लाख रुपये खर्चा हो गया मेंटेनेंस पर। 5 लाख 23 लाख में से गया तो बचा कितना भैया, 18 लाख। अब 18 लाख हम लोग का लाभांश है, लाभ का अंश है। अब 18 लाख को 9 लाख वो लेगा, 9 लाख हम ले लेंगे, बराबर बराबर, ठीक है, इस तरह से। या फिर अगर जो बच्चा जो कम दिया है पैसे उसको, मतलब मान लीजिए 1:2 में हम लोग ने पैसा जमा किया है, तो लाभ जो होगा वो भी 1:2 में ही बटेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया लाभांश। अब देखिए ऋण पत्र क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अभी तो आपने अपने दोनों दोस्तों से ही पैसे लेकर जमा किए थे, तो यह हमारा शेयर के भागीदार ये भी होंगे कंपनी, ये कहेंगे हमारा भी करंट हेवन कंपनी है, हम भी बोलेंगे भैया हमारा भी है, क्योंकि दोनों का शेयर बराबर बराबर लगा है, लाभ और हानि का बराबर बराबर दोनों लोग भागीदार होंगे। लेकिन ऋण पत्र में ऐसा नहीं होता है। हमने क्या किया कि भाई चलो हम पैसे ले लेते, हम लगा देते हैं, कुछ आप लगा दो। एक तीसरा व्यक्ति है, हम कहें भैया इसको तो बिजनेस में शामिल नहीं करना, बस इससे पैसे ले लेती है 3 साल के लिए, 3 साल के बाद भैया हम आपको पैसे चुका देंगे। तो यही ऋण पत्र होगा साथी। जितना हमने कमाया 3 साल बाद, इसका मान लीजिए 20 लाख रुपए हमने इससे लिया था, तो 20 लाख इसको दे देना है हमको। इंटरेस्ट अगर लगाता है तो इंटरेस्ट उसको दे देंगे, यही होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र का मतलब हमने किसी और से पैसे लेकर अगर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो उसको वापस करना होता है, यह होता है ऋण पत्र। पता है, समझ में आ गया कि नहीं। बस साथी यह था हमारा पूरा का पूरा। देखिए दलाल और दलाली क्या होता है, हाँ लाभ लाभन समझ गए। देखिए दलाली से नोट कर लीजिए आप लोग, 3 टॉपिक है, नोट कर लीजिए। दलाली शेयर के बाजार मूल्य पर ली या दी जाती है, उसके अंकित मूल्य पर नहीं, यह बात लिख लीजिए पहला। और दूसरी क्या होता है दलाली, अभी बताते हैं। किसी शेयर को बेचने पर प्राप्त राशि बराबर बाजार मूल्य माइनस दलाली होता है, इसको भी लिख लेंगे।
किसी शेयर को खरीदने पर खर्च की गई राशि बराबर बाजार मूल्य प्लस दलाली होता है। अब देखिए दलाली और दलाल क्या होता है। शेयर ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे या बेचे जाते हैं। देखिए पहली बात है, आप शेयर खरीदने जा रहे हो तो आपको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जिसके पास नॉलेज है आप उससे जाके मिलते हो, अब वही दलाली करता है साथ ही। जितना आपका मान लीजिए 500 रुपये में आप जमीन कोई खरीद रहे हो, 500 की जगह वो दलाल 100 रुपये लेता है, तो आपसे बोलता है भैया हम 100 रुपये लेंगे, आप हमको 600 रुपये देना, हम आपको सस्ते में और बिना मतलब बचेगा नहीं जमीन आपका, मस्त तरीके से हम आपको जमीन दिला देंगे, बिल्कुल फ्रेश, कहीं कोई कंडीशन खराबी का नहीं होगा। तो यह दलाल हो गया। जो मीडिएटर होते हैं उसे दलाल बोलते हैं। और जो पैसे आप देते हो दलाली को, एक्स्ट्रा रुपए अपने ऑब्जेक्ट जो आप खरीदते हो उसके बाद जो पैसे एक्स्ट्रा देते हो वो दलाली होता है। दलाली रुपए आपने कुछ दिया, ठीक है ना। तो दलाली और दलाल समझ में आ गया। यह जैसे कि बोले शेयर ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे या बेचे जाते हैं जिसको शेयर बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। इन व्यक्तियों को शेयर दलाल या फिर ब्रोकर कहा जाता है। दलाल लोग अपनी सेवाओं के लिए शेयर बेचने और खरीदने वालों से कुछ कमीशन लेते हैं। दलालों द्वारा लिए गए कमीशन को दलाली कहते हैं। दलाली को शेयर के बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। जो दलाली होता है, जो पैसे लेते हैं, वो शेयर के बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। इस बात का याद रखना भाई, ठीक है ना। अब पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी हमने बताया जो आप पैसे लगाते हैं वो पूंजी कहलाता है भाई ना। चलिए अब हम आ जाते हैं भैया समुच्चय सेट पर आ जाते हैं। चलिए अच्छा, कल से स्टार्ट करेंगे सेट। मतलब कि हमने 9 इकाई खत्म कर लिया है ना, 10वां इकाई मतलब कि लगभग 2-3 क्लास और आएगा। इस तरह से आपका खत्म हो जाएगा। आज 18, 19, 20 तक पूरा का पूरा मामला थर्ड सेमेस्टर का खत्म होगा। साथ ही आप मस्त तरीके से लगे रहिए, ऐसे ही बने रहिए, ठीक है ना। चलिए आशा करते हैं आप लोग सारे वीडियो भी देख रहे होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे साथियों। नमस्कार।